एक बार फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन पुस्तक लेके आया हूँ जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। जिसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध नेपोलियन हिल, जो बताते हैं कि हम सच में सोचने से अमीर हो सकते हैं। और कौन नहीं सोचता कि मैं अमीर हो जाऊं। पूरी दुनिया सोचती है कि मैं अमीर हो जाऊं। क्या सब अमीर हो जाते हैं? लेकिन हाँ, ये सच है कि आप सोचने से अमीर हो सकते हैं। यही इस पुस्तक में बताया गया है कि आप किस प्रकार से सोचें और किस प्रकार से कोई कार्य करें और आप अमीरी के अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाएं। नेपोलियन हिल बताते हैं, नई सोच वाले आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अमेरिकी लेखक थे नेपोलियन हिल। व्यक्तिगत सफल साहित्य की आधुनिक शैली के शुरुआती प्रस्तोताओं में ये एक हैं। उन्हें व्यापक रूप से सफल महान लेखक में से एक माना जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। यह हिल की कसौटीपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक है। वे दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान पर एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। युवा अवस्था में वे उन्हें ग्रामीण समाचार पत्रों के लिए माउंटेन रिपोर्टर्स के रूप में जाना जाता था। उनकी शिक्षा पर खर्च के लिए धन की कमी होने के कारण उन्हें कॉलेज भी छोड़ना पड़ा था। उनके कार्य के साथ वर्ष 1908 में हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब सुप्रसिद्ध और सफल लोगों के बारे में लेखों की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में उन्होंने उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार किया। उस समय कार्नेगी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। हिल को पता चला कि कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकेगा। हिल से प्रभावित कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या वे सफलता के इस फार्मूले को खोजने और प्रकाशित करने के क्रम में 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं, जिनमें से कोई करोड़पति है, उनका साक्षात्कार विश्लेषण करने के लिए इस जानकारी को एक साथ रखने का लक्ष्य रखते हैं। अपने शोध के हिस्से के रूप में हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमैन, हेनरी फोर्ड, एल्मर गेट्स, जॉन डी रॉकफेलर सीनियर, चार्ल्स एम स्वाब, एफ.डब्ल्यू. बुलवर्थ, विलियम ब्रिगली जूनियर, जॉन बनामकर, विलियम जेनिक्सन, ब्रायन थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम एच. फास्ट और जेनिंग्स रैंडोल्फ। सहित उस समय के सभी प्रसिद्ध कई लोगों के साक्षात्कार किए गए। कार्नेगी के परिचय के माध्यम से हिल के अध्ययन के एक परिणाम के रूप में हिल और कार्नेगी द्वारा रंक से राजा बनने की सफलता हासिल करने के एक सूत्र के रूप में उपलब्धियों के दर्शन की पेशकश की गई थी।
शुरू में 1928 में बहुखंडीय अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में सफलता का सिद्धांत पारित हुआ था। हिल के बाद में अपनी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ, इसे प्रस्तुत किया, जो सर्वकालिक सबसे अधिक बिकने वाली यही पुस्तक थी। हिल का काम निजी विश्वासों की शक्ति और व्यक्तिगत सफलता में निभाई गई उनकी भूमिका की जांच करता है। वे 1933 से 36 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार बने। आधुनिक सफलता के दर्शन के शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तिगत विकास के ज्ञान का विस्तार करने के लिए अभी भी हिल द्वारा सिखाए गए अनुसंधान सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेपोलियन हिल की 87 साल की उम्र में दक्षिण कैरोलिना में आप अपने खुद के कार्य में चमत्कार कर रहे थे। यूक्रेन वर्क योर ऑन मिरेकल्स नामक इस पुस्तक को लिखते समय 1971 में उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी मृत्यु के बाद ऐसी पुस्तक प्रकाशित की गई थी, थिंक एंड ग्रो रिच। यह बताया जाता है कि सोचने की शक्ति क्या होती है। वह आदमी जिसे अपना रास्ता थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा था, कि लिखते हैं, वास्तव में विचार वस्तु है और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी, वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसके लिए नहीं। ध्यान से विचारपूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उनके मन में यह इच्छा और विचार का आवेग कौंधा, तो वह इस पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसे अंधसामान से यात्रा करने का फैसला लिया। इसका मतलब यह है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था। उसने यह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है
जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव में सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में अपनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है कि वह उसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्रवाई करने का मन बना लिया था जब तक कि वह सफल नहीं हो जाता, उसे सफलता नहीं मिल जाती। बाद में वह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्न्स ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उसमें कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था, यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय की अपनी शुरुआत दी थी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा था यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष भागों की कोई ज़रूरत नहीं थी। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में ही एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का मात्र एक मौका मिला था। ऐसा काम जो एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे अपना व्यवहारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर जो दिया था, जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बर्न्स ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बर्न्स ने मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो गया। उसके मन में एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार हो जाता है तो यह उसकी ब्रा आकृति में झलकने लगता है, उसकी बाहरी आकृति में झलकने लगता है, दिखने लगता है कि वो सचमुच क्या करना चाहता है या वो क्या कर सकता है। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था वह क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा, बल्कि उसने यह कहा था मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती है। अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उसके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता था। शायद युवा वर्ग को यह बात तब पता था, लेकिन उसने यह संकल्प एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हट सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी खोज कर रहा था उसकी ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह बर्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ। वह वास्तव में अवसर की चालों में से एक था।
पिछले दरवाजे से सरक कर आने वाली इसकी धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में वेश बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन नाम से जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई थी। उसके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्न्स और आविष्कारक को प्रभावित किया। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया। वीडियो लंबा होने के कारण अभी यहाँ स्टॉप करते हैं और मुझे विश्वास है कि आगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।